ऑडिट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक कवर किया था इसका वो था ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल। वो टॉपिक काफी बड़ा था, बट ऑडिट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी हाँ 4 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन कहां कहां बन सकते हैं मैं आपको मार्क करवाता हुआ चलूंगा। रिजर्व्स आर द अमाउंट्स, पहले एक इन्होंने रिजर्व के बारे में एक इंट्रोडक्शन आपको दिया है, और ये ना भी दो तो अपने कब से अकाउंट पढ़नी शुरू करिए बच्चों, 11 से। 11th में आपने ये मतलब पढ़ा होगा। रिजर्व आर द अमाउंट एप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स that are not intended to meet any liability, contingency या commitment or diminution in the value of assets known to exist as at the balance sheet date। मतलब कि ये आपका वो वाला अमाउंट है, रिजर्व आपका वो अमाउंट होता है जो आपने कहां से कमाया है, कहां से निकाला है आपने अपने प्रॉफिट में से। अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहे तो क्या उसके यहां पे कभी रिजर्व एंड सरप्लस आपको देखने को मिलेगा? नहीं। लेकिन इसने क्लियर कहा रिजर्व के अंदर वो अमाउंट नहीं आएंगी, रिजर्व के अंदर वो अमाउंट नहीं आती हैं दैट आर नॉट इंटेंडेड टू मीट एनी लायबिलिटी, या किसी कंटिंजेंसी को कवर करने के लिए आपने कोई अमाउंट आपने साइड में रखा हुआ है, किसी कमिटमेंट या असेट की वैल्यू में गिरावट के पर्पस के लिए आपने कोई रिजर्व कोई फंड साइड में रखा हुआ है, उसको इसमें हम शामिल नहीं करते। रिजर्व आर हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड और फाइनेंसिंग द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी और स्ट्रेंथनिंग द कंपनी फाइनेंशियली। इस पर एग्जाम में आपका एमसीक्यू बन सकता है कि रिजर्व के आपके पर्पस क्या होते हैं। तो रिजर्व आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ, फर्स्ट पर्पस क्या है यहां पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कहां से होता है आपके करंट ईयर प्रॉफिट में से, बट करंट ईयर के प्रॉफिट अगर सफिशिएंट नहीं होते तो उस केस में बताइए कि क्या आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ अर्लियर ईयर्स, क्या वहां से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो? डेफिनेटली आप कर सकते हो। फॉर फाइनेंसिंग द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी, भाई हम अपने रिजर्व हैं डिविडेंड के वे में खत्म नहीं करना चाह रहे, कंपनी को हमको एक्सपेंड करवाना है, क्या उस पर्पस के लिए आप रिजर्व यूज कर सकते हो? डेफिनेटली आप कर लीजिए। या स्ट्रेंथ करना, मजबूत करना कंपनी को फाइनेंशियली। जैसे एलआईसी की बात करो, बताओ एलआईसी के पास रिजर्व है या नहीं है? इंडिया में सबसे बड़े तगड़े जो रिजर्व है इंडिया के पास, जो इंडियन कंपनी की बात करो तो एलआईसी के पास रिजर्व है। जब कभी भी गवर्नमेंट को कुछ फाइनेंशियली कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करना होता है ना, तो किसके रिजर्व यूज करती है वो? जनरली एलआईसी के रिजर्व को यूज किया जाता है। अब बात चल रही थी अडानी वाले ग्रुप में, क्या क्या हुआ, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है एलआईसी का, लेकिन बेटा वो ये ना कि अमाउंट को मैटेरियलिटी मुझे देखना होता है, तो वो इसका जो इन्वेस्टमेंट है अडानी ग्रुप के अंदर एलआईसी का, वो उसके 1% से भी कम है। अब इतना हल्ला हो रहा है कि एलआईसी बर्बाद हो जाएगी, और भाई मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे टोटल जो मेरी इन्वेस्टमेंट बनती है उसका केवल 1% से भी कम, आई थिंक 0.97% के आसपास का कुछ पैसा लगा रखा है। तो अगर आपने आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 100 रुपए की है और 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट से अगर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट में खतरा आया आपकी, तो क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन डगमगा जाएगी? एक साथ नहीं डगमगाने वाली। बेटा अभी मैं ना, अगर मैं कोई एग्जांपल दूं तो मुझे ना साइड में मत निकाला कर, ठीक है ना। The company utilizes the reserves according to the nature and type of such reserve. Reserve can be segregated as revenue reserve और capital reserve। अब इन्होंने बताया कि revenue reserve क्या होते हैं और capital reserve क्या होते हैं। Revenue reserve represent profits that are available for the purpose of distribution to the shareholder or below purposes such as to supplement divisible profit in lean years, टू फाइनेंस एंड एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, टू ऑगमेंट यानी पूरा करना वर्किंग कैपिटल ऑफ बिजनेस, टू जनरली स्ट्रेंथ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। ये बेसिकली कह सकता हूं कि आपके फ्री रिजर्व टाइप के होते हैं कि किसी भी पर्पस के लिए आप इनको यूज कर लेते हो। एग्जाम में रिवेन्यू रिजर्व किस पर्पस के लिए होते हैं, 4 नंबर का सेपरेट क्वेश्चन आपको यहां पर बन सकता है। लीन ईयर, जिस ईयर में आपके प्रॉफिट्स निकल के नहीं आ रहे थे, आपको उन ईयर्स में अगर आपको डिविडेंड देना होता है तो आप रिजर्व में से डिविडेंड का डिक्लेरेशन कर सकते हो। Revenue reserve represent profit that are available for distribution to shareholder or below purposes such as supplement करना divisible profit in the lean years, to finance an extension of business, to augment the working capital of business and generally strengthening या strength करना कंपनी की financial position को। Capital reserve कहां से बनते हैं बेटा आपके? These are created out of the capital profits of the company. Capital reserve represent a reserve which does not include any amount regarded as free for distribution, यानी कि जो फ्री रिजर्व आपका नहीं है,
यानी इनको आप किसी भी पर्पस के लिए, ऐसा नहीं कि आपने इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर लिया। दे कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर सर्टेन लिमिटेड पर्पसेस। If a company appropriates revenue profit for being credited to the asset replacement reserve with the objective that these are to be used for capital purpose, then such reserve shall also be in the nature of capital reserve. इस पॉइंट को दोबारा से रीड करिए एक बार। ध्यान से रीड करना। वैसे तो जनरली आपके कैपिटल प्रॉफिट में से ही बनते हैं, जनरली जो आपके कैपिटल रिजर्व हैं वो आपके कैपिटल प्रॉफिट में से ही बनते हैं। तो कैपिटल प्रॉफिट का एग्जांपल दोगे आप? बचपन में कभी शेयर फॉरफिट, क्या हो रहा है बचपन में कभी आपने शेयर फॉरफिट करने सीखे थे? शेयर फॉरफिट करने पे क्या होता है कि जो पैसा ऑलरेडी आया हुआ होता है वो भी आप दबा के बैठ गए, शेयर भी ले लिए, वो पैसा वापस तो नहीं करा, तो ये पूरा का पूरा क्या है? आपका कैपिटल प्रॉफिट है। ये पूरा का पूरा आपका कैपिटल प्रॉफिट है। अब इस कैपिटल प्रॉफिट को आपने ट्रांसफर कहां पे करा था? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। हाँ, री इश्यू पे कोई डिस्काउंट अगर दिया है तो री इश्यू की डिस्काउंट को मैं वहां से एडजस्ट करता था, बिकॉज री इश्यू की डिस्काउंट बेसिकली आपका कैपिटल लॉस है। तो एक तरफ मेरे पास कैपिटल प्रॉफिट था और एक तरफ आपके पास कैपिटल लॉस था, तो कैपिटल प्रॉफिट में से मैंने सेट ऑफ कर दिया किसका? कैपिटल लॉस का। और नेट कैपिटल प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर रहे थे कहां पर? कैपिटल रिजर्व में। तो इस लाइन को अगर आप पढ़ें तो कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट अर्न थ्रू द सेल ऑफ कैपिटल असेट सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स या फिर शेयर फॉर फ्यूचर। लेकिन अगर इस पॉइंट को ध्यान से आप देखो तो इस पर्पस के लिए भी अगर आपने कोई रिजर्व बनाया है तो कैपिटल रिजर्व बनेगा। इफ अ कंपनी एप्रोप्रिएट्स रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज नीचे इसने वर्ड क्या यूज करा है? कैपिटल प्रॉफिट। कि कैपिटल रिजर्व आपके बनते हैं किससे? कैपिटल प्रॉफिट में से। लेकिन अगर एक कंपनी अपने रिवेन्यू प्रॉफिट का बंटवारा कर रही है और उसने कुछ पैसा क्रेडिट कर दिया है टू द असेट रिप्लेसमेंट रिजर्व। असेट रिप्लेसमेंट रिजर्व का मतलब कि हां, हमें 5 साल के बाद या 10 साल के बाद असेट को रिप्लेस करना होगा, उस टाइम पर हमें फंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम इस रिजर्व को यहां पे यूज कर लेंगे। तो ये रिजर्व भी आपका कैपिटल रिजर्व माना जाएगा, बिकॉज एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना दिया गया। अब ये फ्री रिजर्व नेचर का नहीं रहेगा। तो if a company appropriates revenue profit for being credited to asset replacement reserve with the objective that these are to be used for capital purpose, then such reserve shall also be in the nature of capital reserve। बताओ करेक्ट और इनकरेक्ट इस केस में बन सकता है नहीं बन सकता? सीधा ये स्टेटमेंट आपको दे देगा, यहां से सीधा ये स्टेटमेंट आपको दे देगा, तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा आपका? करेक्ट, बिकॉज एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो गया। फ्री रिजर्व ये नहीं है कि इसको आप ऐसे ही किसी भी पर्पस के लिए यूज कर डालें। कैपिटल रिजर्व जनरली कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग डाउन फिक्टिशियस एसेट्स और लॉसेस और एनी और फॉर इश्यू बोनस शेयर इफ इट इज रियलाइज्ड। जैसे बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या एक तरह का आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो क्या उसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो क्या? नहीं। सेक्शन 52 में पढ़ा हुआ होगा आपने कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप इनको यूज करते हो। मेन काम आपका इन द कैपेसिटी ऑफ ऑडिटर यहां से आएगा। ऑडिट प्रोसीजर्स टू एग्जामिन एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहां पॉसिबल होगा 4 नंबर का। ट्रेस एंड टैली द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड स्टेटमेंट देख लीजिए और देखिए ओपनिंग बैलेंसेस क्या निकल के आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के स्टेटमेंट क्यों मांगे? वहां से मुझे क्लोजिंग मालूम चलेगा, क्लोजिंग ही आगे आपने ब्रॉड फॉरवर्ड किया होगा एज ओपनिंग बैलेंस। अगर याद हो एसए के साथ कनेक्शन कर सकते हो, एसए 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। वहां पे क्या पढ़ा था हमने कि ऑडिटर एक बार क्या करता है कि मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉल करता है और वहां पे उनको रीड करता है देखने के लिए कि कौन कौन से क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं। उन्हीं क्लोजिंग बैलेंस को फिर वो चेक करता है कि आगे करंट ईयर में बिगिनिंग में करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया है या नहीं किया गया, वो कंपेयर करने के लिए आपको कह रहा है। तो ओपनिंग बैलेंस आपने चेक कर लिया। अब ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ यहां पर इनका कुछ एडिशन या यूटिलाइजेशन। तो फॉर एडिशन या यूटिलाइजेशन इन द करंट ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ट्रेस द मूवमेंट टू सरप्लस या डेफिसिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
भाई इस बार पूरा ओपनिंग बैलेंस आ गया। ओपनिंग बैलेंस में अब जो भी करंट ईयर में प्रॉफिट या लॉस रहा होगा उसके अकॉर्डिंग वहां पर एडिशन या डिलीशन हो रहा होगा। तो ये अमाउंट आप कहां से क्रॉस चेक करेंगे? ओपनिंग बैलेंस को क्रॉस चेक कहां से करना है वो बता दिया कि ओपनिंग बैलेंस के लिए आप इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के स्टेटमेंट कॉल करिए, वहां पे आप क्लोजिंग बैलेंस देखिए। ओपनिंग क्या कैच कर लिया मैंने। इसके बाद फिर करंट ईयर में आपने जो भी इसमें एडिशन किया है तो उसके लिए आपको रेफर करना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को, और देखिए वहां से कितना प्रॉफिट, कितना सरप्लस है, कितना डेफिसिट आपने ट्रांसफर करा है रिजर्व एंड सरप्लस में। फॉर एडिशन या यूटिलाइजेशन इन द करंट ईयर in case of profit and loss balance, trace the movement to surplus or deficit as per the statement of profit and loss. The movement should be traced is the statement of in the statement of changes in equity. Same movement आप वहां ट्रेस करिए and verify resolution passed for declaration of dividend. कि अगर मुझे कुछ वहां पे डिविडेंड के लिए कुछ लेस होता हुआ दिखाई दे रहा है तो देखिए प्रॉपर एक बीआर जो पास हुआ था। सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। तो वेरीफाई द रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इश्यू शेयर एट प्रीमियम। लास्ट ईयर तक सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था बट इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम वहां पे दिखाई दे रहा है, तो चेक करिए कि कितने शेयर्स आपने इश्यू किए थे, वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पर शेयर कितना था, और जितना बीआर के अंदर अप्रूव किया गया था उतना ही सिक्योरिटी प्रीमियम आपने कलेक्ट करा है या नहीं करा। ये अमाउंट इस तरह से आप क्रॉस चेक करिए। एंड एग्जामिन द यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। किस सेक्शन के रेफरेंस से बात कर रहे हैं यहां पर? एज पर सेक्शन 52। किस किस पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो? या बोनस शेयर के पर्पस के लिए आप कर सकते हो? यस कर सकते हो। या बायबैक के पर्पस के लिए आप कर सकते हो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के पर्पस के लिए आप कर रहे थे, डिस्काउंट राइट ऑफ करने के पर्पस के लिए आप कर रहे थे, या कोई भी सिक्योरिटी को प्रीमियम पे रिडीम करना है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को प्रोवाइड करने के पर्पस के लिए आपने यूज किया था। ऑडिट प्रोसीजर्स टू एग्जामिन डिस्क्लोजर। तो एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से पॉसिबल है फिर से एक बार देख लो। पहला क्वेश्चन जो ऑडिट के पॉइंट्स है यहां पर, इट इज फॉर एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। अगर याद हो सेम क्वेश्चन हमने शेयर कैपिटल वाले पार्ट में कवर किया था। अगला क्वेश्चन जो पॉसिबल होगा वो होगा कि आपको एग्जामिन करना है क्या? डिस्क्लोजर। ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो केवल यही दो क्वेश्चन है, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वो यही था। एक मैंने मार्क करवाया था आपको करेक्ट और इनकरेक्ट के लिए। और रिवेन्यू रिजर्व या रिवेन्यू रिजर्व किस पर्पस के लिए होते हैं, 4 नंबर में एक सेपरेट क्वेश्चन आपका यहां बन सकता है। देखिए, ऑडिट प्रोसीजर्स टू एग्जामिन डिस्क्लोजर। एंश्योर दैट फॉलोइंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 पार्ट 1 हैव बीन कंप्लाइड विद। रिजर्व एंड सरप्लस शैल बी क्लासिफाइड एज। अब जिस जिस नेचर का आपका रिजर्व है उन सबके नामकरण यहां पे हो जाएंगे। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग, अदर रिजर्व स्पेसिफाई द नेचर एंड पर्पस एंड द सरप्लस। इस तरह से आपको रिजर्व एंड सरप्लस को क्लासिफाई करना होगा। और कौन सा होता है बताओ? ऑप्शन का मतलब ही क्या होता है कि आज आपने कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स करे हुए हैं कि आज तो शेयर उनके पास नहीं है बट फ्यूचर में इन ऑप्शन की वजह से उनके पास ऐसा शेयर को लेने का राइट आ सकता है। तो जितने भी ऑप्शंस आपके आउटस्टैंडिंग होते हैं वो बताना है। एडिशन एंड डिडक्शन सिंस द लास्ट बैलेंस शीट डेट टू बी शोन अंडर ईच ऑफ द स्पेसिफाइड हेड। इस पॉइंट का मतलब बताइए। पहले तो हेड आपके कौन कौन से हुए देखिए ध्यान से। रिजर्व एंड सरप्लस को आपको इन हेड्स के अंदर क्लासिफाई करना होगा। रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, अदर रिजर्व स्पेसिफाई द नेचर एंड पर्पस एंड द सरप्लस। अब इन हेड में ओपनिंग कितना था, एडिशन डिलीशन कितना हुआ और कितना क्लोजिंग हुआ है वो हर एक हेड के लिए आपको यहां पे शो करना होगा। एडिशन एंड डिडक्शन सिंस द लास्ट बैलेंस शीट टू बी शोन अंडर ईच ऑफ द स्पेसिफाइड हेड। यानी इन हेड के अंदर कितना आपने ऐड किया है, कितना आपने लेस किया है वो आपको शो करना होगा। अ रिजर्व स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट शैल बी टर्म्ड एज फंड। पढ़ो ध्यान से, मतलब बताइए। अ रिजर्व specifically represented by year marked investment shall be termed as fund। करेक्ट और इनकरेक्ट बन सकता है या एमसीक्यू बन सकता है। व्हाट इज ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट? व्हाट इज ईयर
मार्क्ड इन्वेस्टमेंट, हाँ कह सकते हो इन्वेस्टमेंट फॉर स्पेशल पर्पस। जैसे कि मेरे को एक असेट को रिप्लेस करना है आज से 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद अगर मुझे एक असेट को रिप्लेस करना है तो आपने फंड बनाया, और जब आप फंड बनाते हो तो बेटा उस फंड के अगेंस्ट आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, ताकि 10 साल के बाद मेरे पास उतना पैसा आ जाए कि उस पैसे से मैं अपनी असेट को रिप्लेस कर पाऊं। तो ये हुआ आपका ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट। बेसिकली आपने पढ़ा होगा रिजर्व एंड रिजर्व फंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं रिजर्व में और रिजर्व फंड में डिफरेंस क्या होता है, रिजर्व एंड रिजर्व फंड में डिफरेंस क्या होता है? जब आप किसी रिजर्व जब आप किसी रिजर्व में से स्पेसिफिक किसी पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हो, वो क्या बन जाता है आपका, रिजर्व फंड बन जाता है। डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड कुछ था, सिंकिंग फंड रिजर्व कुछ पड़ा था इस तरह का। वो क्या है कि असेट को मुझे रिप्लेस करना है 5 साल के बाद या 10 साल के बाद, तो अभी से हम रिजर्व क्रिएट करते हैं और उस रिजर्व के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। तो जिसके अगेंस्ट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपकी ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ऐसे रिजर्व को मैं क्या नाम दूंगा, वो रिजर्व फंड कहलाएगा। तो अ रिजर्व स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट शैल बी टर्म्ड एज फंड, वो रिजर्व फंड बनेगा आपका। डेबिट बैलेंस, ये तो ऑब्वियसली बात है, पता होगा आपको। डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी शोन एज अ नेगेटिव फिगर अंडर द हेड सरप्लस। Similarly, the balance of reserve and surplus after adjusting negative balance of surplus, if any, shall be shown under the head reserve and surplus even if resulting figure is in negative. इसके लिए ऊपर आता है यहां पर लास्ट वाला हेड क्या था हमारे पास इस जगह पर, सरप्लस। ये कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर सरप्लस में आपका नेगेटिव निकल के आ रहा है तो उसको आप नेगेटिव यहीं पे लेंगे, असेट साइड लेके नहीं जाएंगे। और अगर इसको नेगेटिव लेने की वजह से ओवरऑल आपका सब कुछ नेगेटिव कर देता है तो भी उस केस में रिजर्व एंड सरप्लस एज नेगेटिव फिगर ब्रैकेट में शो करते हैं ना, नेगेटिव फिगर लेते हुए लायबिलिटी साइड में ही इसको आपको शो करना होगा। तो अ डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी शोन एज अ नेगेटिव फिगर अंडर द हेड सरप्लस। Similarly, the balance of reserve and surplus after adjusting negative balance of surplus, if any, shall be shown under the head reserve and surplus even if resulting figure is in negative. For each component of reserve and surplus, whether the company has disclosed the following to the extent applicable. हर एक कंपोनेंट का मतलब जो रिजर्व आप यहां पढ़ते हुए आ रहे थे, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डीआरआर, रिवोल्यूशन रिजर्व, आपको ये चीज शो करनी होगी। बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, ओपनिंग बैलेंस क्या था। सेकंड, चेंजेस इफ एनी ड्यू टू चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रायर पीरियड एरर कोई चेंज हुआ है। टोटल प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, कितना डिविडेंड के वे में चला गया, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग, एनी अदर चेंज टू बी स्पेसिफाइड एंड द बैलेंस एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। सर ये किसके लिए देना है, क्लियर कहा बेटा इसने यहां पर, फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस वेदर द कंपनी हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग। आपको ये डिस्क्लोजर वहां पे चेक करना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल 4 मार्क्स के लिए सेपरेट बन सकता है। टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, टॉपिक बहुत सिंपल है, एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 नंबर की रेंज, करेक्ट और इनकरेक्ट कुछ भी पॉसिबल है। कल की क्लास में जो हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इट विल बी बोरोइंग, कि कंपनी ने अपने बिजनेस के पर्पस के लिए कोई लोन वगैरह कोई अमाउंट बोरो किया हुआ है तो उसको एज ऑडिटर आप किस तरीके से वेरीफाई करेंगे। तो 2 आइटम कवर कर लिए अभी तक हमने, कौन कौन से, ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल एंड ऑडिट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। एक रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज इन टॉपिक्स को मल्टीपल टाइम रीड करना शुरू कर दो, नहीं करोगे तो पछताओगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इन टॉपिक्स को बार बार रीड नहीं, बिकॉज ये पढ़ने के साथ तो आपको नो डाउट समझ में आ जाएगा और आपको गलतफहमी कि हाँ समझ में आ गया तो आप एग्जाम में लिख पाओगे, आप बिल्कुल भी नहीं लिख पाओगे, आपको इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और टॉपिक 14 नंबर से 18 नंबर तक की रेंज का एग्जाम में आता है, तो प्लीज इस चैप्टर को आप टाइम देना शुरू करिए। डेली बेस पर एक आइटम अपने एंड पे जो हम क्लास में कवर करते हुए चल रहे हैं, प्लीज साथ साथ लिखकर आदर करने की आदत डाल लीजिए। कहां मैं एमसीक्यू मार्क करवा रहा हूं, कहां पे करेक्ट और इनकरेक्ट है, कहां पर आपका 4 नंबर में क्वेश्चन पॉसिबल है। एग्जाम में हर एक रेंज पे क्वेश्चन आपका इस टॉपिक पर बनता है, तो प्लीज प्रैक्टिस इस चैप्टर पे करना शुरू कर दीजिए। कल जो हम तीसरा आइटम कवर करेंगे, इट विल बी बोरोइंग्स। ठीक है, सेशन को ओवर करें। इसमें सारा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता, कहीं से भी कुछ भी उठ के आ सकता है। मैंने किसी को इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिया और वो हो सकता है एग्जाम में वो ना आए।
सुन लूं बेटा, उसकी सुन लूं। सब पे करना पड़ेगा। इस चैप्टर में मैं कभी इंपोर्टेंट मार्क करवाता ही नहीं, कहीं से भी कुछ भी उठ के आ सकता है। अगर कहीं पर ज्यादा फोकस करने वाली बात है तो मैं ये बोलूंगा बेटा जो टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट होगा उसको मैं इंपोर्टेंट मार्क करवा दूंगा, बिकॉज कुछ तो ऐसा होगा कि पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, उसको मैं मार्क नहीं करवाऊंगा फिर। तो सारे को ही आप इंपोर्टेंट मार्क करिए। ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आपको करना है। अगर ऑडिट में आपको 80s और 90s वाला सपना है ना कि 80-90 नंबर लेके आऊं, तो इस चैप्टर पे कमांड होनी बहुत जरूरी है। खुद सोचो ना कि 15 नंबर के आसपास का चैप्टर बेकार चला गया तो कहां से नंबर फिर आपके आएंगे। चलिए सेशन ओवर करते हैं।